एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम सातोरू को देखते हैं जो क्लास में काइयो के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो काइयो आज स्कूल नहीं आई। अगले ही सीन में वो स्कूल से भागकर काइयो के घर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन काइयो का घर लॉक होता है और आवाज़ लगाने पर अंदर से कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। सातोरू भागकर जाता है और उस स्टोर रूम को चेक करता है जहाँ पिछली बार काइयो बंद थी, लेकिन इस बार यहाँ काइयो नहीं थी और वहाँ पर किसी के जूते के निशान ज़रूर थे, मतलब कि यहाँ कोई तो आया था। फिर हम काइयो के मॉम के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो काइयो की मॉम से पूछ रहा होता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, और हम काइयो की मॉम को देखते हैं जो किसी सदमे में वहाँ बैठी हुई थी और वहीं पर काइयो की डेथ बॉडी भी पड़ी हुई थी। अब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, पिछली ही रात तो सातोरू काइयो को घर छोड़कर गया था, तो ये कब हुआ। तो इसका बस एक ही जवाब है, इंतज़ार। अब बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो उसी पार्क के पास जाकर रोने लगता है। शायद उसे भी ये एहसास हो चुका था कि वो भविष्य बदलने में नाकामयाब हो चुका है, इसीलिए वो रोने लगता है। और आज की तारीख थी 3 मार्च। उसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सातोरू सोकर उठता है और अपनी मॉम को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। वो आदमी साचिको का ही को-वर्कर था और साचिको के साथ एक न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम करता था। ये दोनों शहर में बढ़ते किडनैपिंग केसेस के बारे में बात कर रहे थे और ये दोनों नहीं चाहते थे कि बच्चों को इसके बारे में पता चले। इसी सिलसिले में दोनों कुछ बातें कर रहे थे और सातोरू इनकी बातों को सुन लेता है। सातोरू काइयो के गायब होने के बाद कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था और वो काइयो के गायब होने का भी दोषी खुद ही को मान रहा था। तो उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि इसमें तुम्हारी गलती थी, ये मानना बेकार है, क्योंकि इसमें ना तो तुम कुछ कर सकते थे और ना मैं कुछ कर सकती थी। तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो, अकेले रहोगे तो निराश ही रहोगे। अगले सीन में हम टीचर याशिरो को देखते हैं जो पूरी क्लास से झूठ कह देता है कि काइयो अब इस शहर को छोड़कर जा चुकी है और अब से वो अपनी नानी के साथ रहेगी। और सातोरू को पर्सनल में बुलाकर वो कहते हैं कि काइयो के बारे में ये कहने के लिए उन्हें स्कूल वालों ने कहा था, असल में तो उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर काइयो के साथ क्या हुआ है। उसके बाद काइयो के गायब होने के जुर्म में उसकी माँ को ही दोषी समझा जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे कि उन्होंने ही उसे गायब किया है और इसीलिए पुलिस कुछ कर नहीं सकते थे। तो बस काइयो के घर और उसकी माँ पर दूर से बस नजर रखी जाती थी पुलिस के द्वारा। काइयो के गायब होने के सिर्फ 6 दिन बाद फिर से एक लड़की आया नाकानिशी गायब हो जाती है और उस लड़की के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये शहर छोड़कर जा चुकी थी। और फिर शहर में एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि कोई भी बच्चा अकेले ना घूमे। लेकिन सातोरू के साथ साथ केन्या भी ये बात जानता था कि बच्चों के गायब होने वाली बात झूठी थी, असल में तो बच्चों का अपहरण हो रहा था। सातोरू देखता है कि सब कुछ पहले जैसा ही होने लगा था, बस तारीखों में 1-2 दिन का अंतर था। आया नाकानिशी के गायब होने के कुछ दिनों बाद पुलिस ने काइयो के घर पर नजर रखना भी कम कर दिया था। काइयो के गायब होने के ठीक 10 दिन बाद उसकी माँ कोई चीज कूड़े में फेंकती है और जब सातोरू वहाँ पर जाकर देखता है तो उसमें ऊन से बने हुए दस्ताने थे और ये दस्ताने काइयो बना रही थी सातोरू के लिए और यही सातोरू का बर्थडे प्रेजेंट भी था। वो दस्ताने देखकर सातोरू एकदम पागल सा हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते ही बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो फिर से 18 साल बाद प्रेजेंट में आ चुका था। सातोरू देखता है कि पुलिस अभी भी उसे खोज रही थी साचिको के मर्डर जुर्म में। भविष्य नहीं बदला क्योंकि वो काइयो को ही नहीं बचा सका। अब सातोरू बड़ी दुविधा में फंस जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। अगर उसने पुलिस को सरेंडर किया तो वो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा और कभी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकेगा। इसीलिए वो सरेंडर ना करने के बजाय वहाँ से भागने के बारे में सोचता है और वहाँ से भागकर एक पुल के नीचे आकर सोचने लगता है कि आखिर किलर ने उसकी मॉम का मर्डर क्यों किया। काफ़ी सोचने के बाद सातोरू इस नतीजे पर पहुँचता है कि शायद उसकी मॉम को किलर की असलियत के बारे में पता चल गया था और शायद वो किलर को पकड़ भी लेती और इसी वजह से किलर ने उसकी मॉम को मार दिया। उसके बाद सातोरू अपने स्टोर मैनेजर के पास जाता है। ये उसी स्टोर का मैनेजर था जहां सातोरू पिज्ज़ा डिलीवरी करने का काम किया करता था। सातोरू स्टोर मैनेजर को झूठ कह देता है कि वो अपनी मॉम के साथ झगड़ा करके घर से भाग आया है। उसका मैनेजर भी सातोरू से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता।
और कोल्ड ड्रिंक्स लाने के बहाने से वहाँ से चला जाता है। फिर सातोरू टीवी ऑन करके न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो रातों रात स्टार बन चुका था। कि उसी की न्यूज़ टीवी पर हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रही थी और सारी दुनिया ने उसे देख लिया था। उसके बाद उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो नीचे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि स्टोर मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया है। ये देखने के बाद सातोरू वहाँ से भागने लगता है और मैनेजर के घर से बाहर निकलने के बाद उसे आयरी मिलती है, जो सातोरू के फ़ोन को लेकर कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें अपने फ़ोन को ऐसे ऑन नहीं रखना चाहिए, इससे पुलिस तुम्हें आसानी से खोज लेगी। फिर वो सातोरू को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कुछ देर तक तो सातोरू बस उसे टुकुर टुकुर देखता ही रहता है और सातोरू को ऐसा देखकर आयरी कहती है, ऐसे ना देख पगली, प्यार हो जाएगा। मतलब कि ऐसे मत देखो, अगर तुम्हें पुलिस से बचना है तो मेरे साथ चलो। उसके बाद सातोरू आयरी के साथ उसके घर पर आ जाता है। सातोरू उससे पूछता है कि तुम्हें मालूम है ना, मेरी मॉम का मर्डर हो चुका है और पुलिस उसका जिम्मेदार मुझे समझती है, उसके बावजूद तुम मुझे अपने घर पर रुकने दे रही हो। इस पर आयरी कहती है, सीधी सी बात है बेवकूफ़, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी मॉम को नहीं मारोगे, मुझे तुम पर इतना भरोसा तो है ही। ये सुनकर सातोरू को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो उसकी बातों का यकीन कर रहा था। उसके बाद आयरी कहती है, कमाल है ना, पुलिस भी उसको खोज रही है जो इस वक्त उस मर्डर की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है। फिर आयरी सातोरू को उसका बुक लौटाते हुए कहती है कि तुम इस बुक को पिछली बार स्टोर पर ही भूल गए थे, तुमने इसमें एक पेज को मोड़ रखा था जिसमें काइयो हिनाजुकी के बारे में लिखा हुआ था। काइयो 3 मार्च को मारी गई थी, ये पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा। 3 मार्च सुनकर सातोरू कुछ सोचने लगता है और फिर आयरी कमरे के बाहर जाते हुए कहती है कि मैं बाइक को ठीक से रखने जा रही हूँ, तब तक तुम कमरे में ही रहना और अगर तुम कमरे से बाहर निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। एंड ये धमकी देकर आयरी वहां से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद वहां सातोरू उस बुक को देखने लगता है। बुक में लिखी जानकारी बदल चुकी थी। पिछली बार काइयो का मर्डर तब हुआ था जब वो 10 साल की थी और इस बार उसकी एज 11 साल हो चुकी थी, क्योंकि इस बार काइयो का मर्डर उसके बर्थडे के बाद हुआ था। यानी कि भविष्य को सच में बदला जा सकता है। ये जानने के बाद सातोरू बस एक और रिवाइवल चाहता था ताकि इस बार वो भविष्य को बदल सके, लेकिन आपको तो पता ही है कि उसकी पावर्स उसके हिसाब से नहीं चलती। फिर सीन बदलता है और हम सातोरू को देखते हैं जो सोकर उठता है और देखता है कि आयरी अपनी जॉब पर जा चुकी थी और उसने सातोरू के लिए एक लेटर छोड़ा था। लेटर में लिखा था कि उसका घर सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक खाली रहेगा। इस टाइम में उसके मामा और मामी दोनों अपने जॉब पर रहते हैं। आयरी सातोरू के लिए एक स्कूटी भी छोड़कर गई थी। सातोरू उस स्कूटी को उठाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो किसी आदमी के साथ बात कर रहा था। उस आदमी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि पूरी कन्वर्सेशन में हमें उस आदमी का चेहरा भी नहीं दिखाया जाता। फिर वहीं पर आयरी आती है जो अपने स्टोर मैनेजर को कहती है कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैं अपने घर जा रही हूँ। आयरी अपने साथ एक पिज्ज़ा भी लेकर जा रही थी, जाहिर सी बात है सातोरू के लिए लेकर ही जा रही थी, लेकिन वो स्टोर मैनेजर को तो सच नहीं बता सकती थी, तो उन्हें कह देती है कि ये पिज्ज़ा मेरे एक दोस्त के लिए है। स्टोर मैनेजर भी आयरी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता क्योंकि अधेड़ उम्र का ये स्टोर मैनेजर 17 साल की आयरी को पसंद करता था। फिर आयरी वहाँ से निकल जाती है और साथ में वो अनजान आदमी भी जाने लगता है। बाहर आकर वो आदमी आयरी को बड़े गौर से देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद आयरी के पास स्टोर मैनेजर आता है और उसे कुछ सामान लौटाता है जो आयरी स्टोर पर ही भूल गई थी। और स्टोर मैनेजर आयरी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सातोरू ने अपनी मॉम का मर्डर किया होगा, मतलब कि मुझे सातोरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर सातोरू तुम्हें कहीं मिले तो उसकी मदद करना, मैं भी सातोरू के साथ हूँ। ये सब सुन के आयरी को लगता है कि स्टोर मैनेजर काफ़ी अच्छा इंसान है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो कि थोड़ी सी छानबीन कर रहा था और उसे मालूम पड़ता है कि वो किलर बहुत ज़्यादा शातिर है। वो किलर मर्डर किसी और का करता है और उसके जुर्म में फंसाता किसी और को है। जैसे कि अभी उसने सातोरू की मॉम का मर्डर करके उसके खुद के जुर्म के बदले सातोरू को फंसा दिया था और 18 साल पहले भी उसने 3 मर्डर करके उसके जुर्म में यूकी को फंसा दिया था और यही कारण था कि अभी तक वो किलर नहीं पकड़ा जा सका है। फिर शाम को सातोरू घर वापस आता है, उसे स्टोर मैनेजर देख लेता है। स्टोर मैनेजर फिर से पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है, लेकिन वहीं पर आयरी भी उसे पकड़ लेती है
और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया था। स्टोर मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता थी, कहीं सातोरू तुम्हें कुछ कर ना दे, इसीलिए मैं पुलिस को फ़ोन लगा रहा था। लेकिन आयरी उसके फ़ोन को तोड़ देती है और उसे एक बहुत जोर का घूंसा मारती है और वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी सच में चिंता है तो इस बारे में पुलिस को कुछ मत बताना। अब स्टोर मैनेजर को तो सातोरू के बारे में मालूम पड़ गया था, इसीलिए सातोरू को आयरी के घर से जाना पड़ता है और वो फिर से उस पुल के नीचे आ जाता है। वहीं पर सातोरू आयरी से पूछता है कि तुम अपने मामा और मामी के साथ क्यों रहती हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो आयरी बताती है कि उसके पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते हैं और वो किराए पर घर ढूंढ रही थी, लेकिन उसके मामा और मामी ने उसे अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था। फिर सातोरू आयरी से पूछता है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? तो आयरी कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। फिर आयरी उसे अपने पास्ट की एक स्टोरी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तो अपने पापा के साथ एक स्टोर में गई थी और स्टोर से वापस जाते वक्त उसके पापा के जेब से एक चॉकलेट का पैकेट गिरता है और स्टोर मैनेजर को लगता है कि उन्होंने ये चुराने की कोशिश की थी। स्टोर मैनेजर उन्हें जानता था, इसीलिए वो कहता है कि अगर आप इसके लिए माफ़ी मांग लो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पापा माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था कि उन्होंने चोरी नहीं की थी, लेकिन कोई और उन पर भरोसा नहीं करता। तो स्टोर मैनेजर पुलिस को बुला लेता है। उसके पापा एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया जाता है और उनका तलाक भी हो जाता है क्योंकि आयरी की मॉम को भी लगता था कि उन्होंने चोरी की थी। और उसके बाद आयरी के पापा घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में आयरी कहती है कि मेरा मन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। एंड इसके बाद सातोरू उसे कहता है, अब तुम वापस अपने घर जाओ और पुलिस को कहना कि मैंने तुमको धमकी दी थी कि तुम मुझे अपने घर पर रखो। इस पर आयरी कहती है, क्या तुम पागल हो? ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा कहूँगी? ये सुनकर सातोरू कहता है, क्या तुम ऐसा बोलना बंद करोगी कि मैं पागल हूँ? उसके बाद आयरी जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े ही ले आती हूँ। फिर वो अपने घर आकर कपड़े पैक करने लगती है कि तभी उसे साचिको के फ़ोन से एक मैसेज आता है जिसमें सातोरू ने लिखा था, तुम जहाँ हो वहीं रहना। ये देखकर आयरी को समझ नहीं आ रहा था कि सातोरू ने ये क्यों कहा, और तभी उसे अगले ही पल समझ आता है कि सातोरू के पास तो उसकी मॉम का फ़ोन है ही नहीं, मतलब कि ये मैसेज उसी खूनी ने भेजा था। और अगले ही पल उसके घर में धुआं आने लगता है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर में आग लग चुकी थी और आयरी उस धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। और बस इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 भी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।